नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। बयानबाजी और बहस का कारण बनी प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। रिपोर्ट में न सिर्फ जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका का ब्यौरा दिया गया, बल्कि बारीकी से एक कमी को उजागर किया गया। सबसे गंभीर और प्रतिकूल टिप्पणी मिली हरियाणा पुलिस के तमाम आला अधिकारियों पर, तत्कालीन मुखिया यशपाल सिंघल को और तत्कालीन गृह सचिव पीके दास को। रिपोर्ट में दोनों आला अधिकारियों की निष्क्रियता को उजागर किया गया, साथ ही कई सवाल भी खड़े किए गए। गोपनीय जानकारी को छोड़कर जारी की गई 419 पन्नों की रिपोर्ट में ज्यादातर हिस्सा पुलिस विभाग की नाकामी उजागर करता है। रिपोर्ट में हरियाणा पुलिस के प्रशिक्षण, कार्यशैली, भर्ती के तरीके और भेदभावपूर्ण रवैये का जिक्र है। हालांकि रिपोर्ट जारी होने के बाद हरियाणा सरकार बड़ी कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक जल्द ही 50 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या इतनी बड़ी लापरवाही की सजा सिर्फ तबादला है? और पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर कब बड़े सुधार होंगे, जिन सुधारों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है कि ऐसे सुधार होने चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल कि क्या सस्पेंड होंगे लापरवाह अधिकारी, क्योंकि जिस तरह से जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान तत्कालीन रोहतक रेंज के आईजी उनको सस्पेंड किया गया था, लेकिन दोबारा से उनकी बहाली हो गई। उन आईजी साहब पर भी इस रिपोर्ट में तल्ख टिप्पणी की गई है। इन्हीं तमाम अहम सवालों पर एक खास पैनल के साथ होगी आज की बड़ी बहस। तो जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर नजर। पहला बड़ा सवाल, क्या इतनी बड़ी लापरवाही की सजा सिर्फ तबादला है? दूसरा बड़ा सवाल, पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर कब होंगे बड़े सुधार, जिन सुधारों का जिक्र प्रकाश कमेटी कर रही है, कैसे सुधार होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उस हिसाब से जो आदेश आए थे, उस हिसाब से जो पुलिस के विभाग में जो सुधार थे वो कब होंगे? और क्या सस्पेंड होंगे लापरवाह अधिकारी? ये बड़ा सवाल इंडिया न्यूज हरियाणा बड़ी बहस में आज उठाएगा। बड़ी बहस में सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट की वो गंभीर और तल्ख टिप्पणी जिससे प्रदेश के आला अधिकारियों पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। चंडीगढ़ से नेतृत्व कर रहे अधिकारी फेल हुए, साफ तौर पर कहा गया प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट में बड़े अधिकारियों पर गंभीर टिप्पणी की गई है। डीजीपी को सामने आकर नेतृत्व करना चाहिए था, साफ तौर पर शब्द का इस्तेमाल किया है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए था। दुर्भाग्य से यशपाल सिंघल ऐसा नहीं कर पाए। यह बात भी प्रकाश सिंह ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में कही है। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक नहीं की, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को मौके पर नहीं भेजा, तत्कालीन गृह सचिव पर निष्क्रियता का आरोप, गृह विभाग ने पुलिस विभाग को उचित निर्देश नहीं दिए, यह बात कही गई इस रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी की सलाह पर फैसले लिए गए, यह बात भी कही गई। गृह विभाग को ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था, जो कि नहीं था। दंगों के दौरान राज्य में स्टेट कंट्रोल रूम ही नहीं था, इस बात का भी जिक्र किया। तत्कालीन डीजीपी यशपाल सिंघल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। सिंघल ने जिलों का दौरा करने में असमर्थता जताई थी, यह बात कही है प्रकाश कमेटी ने। दंगों के दौरान सिंघल के बीमार होने की बात कही। प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट में जिन अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी की गई है उनके नाम आपको दिखाते हैं। मैं साफ तौर पर कहूंगा कि रिपोर्ट में दोषी पाए जाने की बजाय हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो तल्ख टिप्पणी की गई है इन तमाम अधिकारियों पर जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर संदीप, एसएचओ सिविल लाइंस रोहतक, इंस्पेक्टर योगविंदर सिंह, एसएचओ कलानौर, श्रीकांत यादव, आईपीएस तत्कालीन आईजीपी रोहतक रेंज, यही यादव साहब थे जो सस्पेंड हुए लेकिन बाद में बहाल हो गए। के राव झज्जर, डी.के. बेहरा, तत्कालीन सुमित कुमार, एसपी झज्जर, ये तमाम अधिकारियों के नाम हम आपको एक कर दिखा रहे हैं जिन अधिकारियों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया, जिन पर टिप्पणी की गई है कि ये इन अधिकारियों ने लापरवाही बरती। ये लापरवाह अधिकारियों की सूची है जो प्रकाश कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दी है। लापरवाह अधिकारियों की सूची। बढ़ते आगे, प्रकाश कमेटी की जांच रिपोर्ट में हरियाणा पुलिस की कार्यशैली और उसकी क्षमता पर गंभीर टिप्पणी की गई है। जरा देखिए। संस्थानों को अनिश्चय की स्थिति में रखा गया, पुलिस की कार्य पद्धति पूरी तरह से भ्रष्ट रही है, इस बात का जिक्र प्रकाश कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किया। विभाग का हद से ज्यादा राजनीतिकरण हो चुका है, उनका यह कहना है रिपोर्ट में कि राजनीतिक तौर पर जो भर्तियां होती हैं उस कारण भी पुलिस महकमे की स्थिति खराब हुई, गंभीर हालात से निपटने में असमर्थ हो चुका था विभाग।
पिछले एक दशक से पुलिस भर्ती की प्रक्रिया बिगड़ी हुई है। इस बात को कहा। हरियाणा में मेरिट के आधार पर भर्ती नहीं होती, ये बात भी उन्होंने कही है। और बैकग्राउंड के आधार पर भर्ती होती है कि कौन किसकी राजनीतिक पहुंच झुकाव किस तरफ है, राजनीतिक आकाओं को संतुष्ट करने के लिए भर्ती होती है। जिला स्तर पर पोस्टिंग भी मेरिट के आधार पर नहीं होती। यह तल्ख टिप्पणी प्रकाश सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कही है। लेकिन आपको यह भी बता दें, प्रकाश सिंह ने एक बात भी कही थी कि ह्यूमन मटेरियल यानी हरियाणा के जो मानव संसाधन है उसकी तारीफ की थी। उनका यह कहना था कि इस फोर्स में इतना दम है, जो हरियाणा पुलिस के जवानों में उनमें इतना दम है कि अगर अफगानिस्तान को लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया जाए तो वहां भी जीत सकते हैं। यह बात भी उन्होंने कही। यानी जो दिक्कत है वो फंक्शनिंग में है, कार्यप्रणाली में है, ऊपर के स्तर पर है और फिर वो नीचे के स्तर तक आती है। वहीं प्रकाश सिंह रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने क्या कहा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, जरा ये फिर सुनिए। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि 30 तारीख को अदालत ने, हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को मांगा हुआ है और जैसे हम हाई कोर्ट को देंगे उसके साथ ही हम इसको पब्लिक करेंगे। और कल 30 तारीख को हाई कोर्ट ने हमने सबमिट कर दी थी, आज हमने इसको पब्लिक कर दिया। इसके अंदर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हम छुपाने की थी, कुछ और थी। उसका अध्ययन करने का समय था, हमने उसको अध्ययन किया ठीक प्रकार से। जो उसमें कार्रवाई करने की बनती थी हमने वो कार्रवाई भी की और अब उसको पब्लिक करने के लिए हमने पब्लिक के सामने रख दी है। उसका अध्ययन करेंगे, विश्लेषण सब करेंगे। बहुत से अधिकारी जो नीचे स्तर के हैं उनको हमने डिपार्टमेंटल एक प्रकार से इंक्वायरी करने के लिए कहा है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की होगी, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया है तो एक्सप्लेनेशन भी देंगे और जो एक्सप्लेनेशन वो देंगे उसके हिसाब से उसकी आगे कार्रवाई जैसी बनती होगी वैसे करेंगे। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को एक आड़ के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है अपने बचाव में और सरकारी अफसरों को बलि का बकरा बनाने के लिए। तो इसी वास्ते हमारी मांग है सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जांच की जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। तो ये प्रतिक्रियाएं और रिपोर्ट के अहम और महत्वपूर्ण हिस्से हमने आपको दिखाए। रिपोर्ट लंबी है लेकिन जो अहम हिस्से हैं वो हमने आपको दिखाए। इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार आपको पल पल इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। वो इसलिए क्योंकि प्रदेश की जनता को यह जानने का हक है कि अगर हमारे प्रदेश ने वो दौर देखा, उस दौर का जिम्मेदार सही मायने में कौन लोग हैं, कौन वो लापरवाह लोग हैं जिनकी लापरवाही से यह स्थिति प्रदेश में बनी। अगर वो लापरवाही ना बरतते तो शायद ऐसे हालात नहीं होते। उन अधिकारियों के नाम, उन पुलिस के अधिकारियों के नाम जिनकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जो नहीं कर पाए, उन अधिकारियों के नाम इस रिपोर्ट में लिए गए। उन नामों का भी हम जिक्र कर रहे हैं। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है चंडीगढ़ और गुड़गांव से। हमारे साथ तरुण भंडारी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, रविंद्र सिंह ढोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता हैं, और प्रदीप मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से। इसके अलावा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे गुड़गांव से अब से कुछ ही देर में। सबसे पहले प्रदीप मलिक साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे साहब? इस रिपोर्ट को आपने भी पढ़ा और आप तो अभी लगातार पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि जो लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि हमने भी पहले सबसे पहले उसी हिस्से पर फोकस किया जिसमें पुलिस के अधिकारियों पर और आला अधिकारियों पर टिप्पणी की गई है। क्या कुछ खास आपको इस रिपोर्ट में लगा, मलिक साहब? रोहित जी, जो दूसरा वॉल्यूम है, जो 37 पेज की जो रिपोर्ट है, जो इंटेलिजेंस के बारे में, वो रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अभी तक उस रिपोर्ट से, जैसे जिन अधिकारियों ने जो पढ़ी है, वहां से जो निकल के आ रही है बातें, वो ये आई है कि जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि हरियाणा में इस तरह का आंदोलन हो सकता है, तो उस समय सारे प्रयास क्यों नहीं किए गए, वो सबसे बड़ी बात है। ये जो अभी तक प्रकाश सिंह की कमेटी में जो आया है, जो आज रिपोर्ट सरकार ने वेबसाइट पे डाली है, ये तो आप उस दिन से आज तक दिखाई रहे हो कि सारा ये पॉइंट है। जो 90 ऑफिसर उनके बारे में भी है, लेकिन जो 37 पेज की जो रिपोर्ट है वो असली है। उस पर जो मेन बात आई है, तो उस समय जब पहले से सूचनाएं थी तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्यों हरियाणा आके हवाले किया गया। और दूसरी बात यह है कि जब आर्मी यहाँ हरियाणा में आई तो वो जो सूचना लीक हुई, सेक्रेटरीट से हुई, होम सेक्रेटरी के यहाँ से हुई, यदि आर्मी अपने व्हीकल के साथ आ जाती तब भी बात बन जाती, क्योंकि इंडियन आर्मी तो आई थी अपने यहाँ, लेकिन अपने व्हीकल के साथ नहीं आई थी। पुलिस के व्हीकलों में उन्होंने बैठने से मना कर दिया था और जिस वजह से भी ये हुई। और फिर दूसरा, जो आपका फील्ड का स्टाफ क्या कर रहा था, आपने यहाँ चंडीगढ़ से ऑफिसर भेजते, वो जो आपके फील्ड के ऑफिसर थे वो तो नाकाम थे। इसका मतलब दूसरा जो सबसे बड़ी बात इसमें आई है
कि इसमें जो 90 ऑफिसर की बात आई है, आपने सस्पेंड कर दिए, आपने 3 एचसीएस सस्पेंड कर दिए, 10 डीएसपी सस्पेंड कर दिए। जिले का जो मुखिया होता है वो डिप्टी कमिश्नर होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो रोहतक के डीसी रहे हैं डीके बेहरा और जो झज्जर की डीसी रही हैं अब भी हैं अनीता यादव, उनसे एक एक्सप्लेनेशन कॉल तो मांगी है इन्होंने, 15 दिन में जवाब देना है उन्होंने, शुक्रवार को उनको एक्सप्लेनेशन कॉल की गई है। लेकिन कार्रवाई जो आपका एचसीएस है, आपके डीसी के अंडर काम करता है, आपका एसडीएम भी है, सीटीएम भी है, वो ऑफिसर आज ये सोच रहे कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही कुछ नहीं करा तो उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है? क्या तो आप ऊपर ले, आपने अपना स्टेट का होम सेक्रेटरी बदल दिया, आपने डीजीपी बदल दिया। जब प्रकाश सिंह कमेटी ये कह रही है कि इसमें सीआईडी का कोई फेलोर नहीं, तो फिर आपने अपना एडीजीपी सीआईडी क्यों बदला? कहने का मतलब मेरा ये है कि जो 37 पेज है उसमें मेन सारी बातें हैं, लेकिन जो ये रिपोर्ट है, ये जो आज रिपोर्ट हुई है, इसमें सारी अगर पुलिस की आप सारी कार्य प्रणाली, सारा भर्ती सिस्टम, सब पर उसने उंगलियां उठाई हैं। अब भी समय रहते अगर इस रिपोर्ट पर सरकार कार्रवाई करती है तो भविष्य में इस तरह की कभी कोई आपको इस तरह के आंदोलन नहीं होंगे। लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ने से इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है, सबसे पहले ये काम होना चाहिए। बिल्कुल, आज इंडिया न्यूज हरियाणा एक बड़ा मौलिक सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि हम भी लगातार ये बात कह रहे थे, पूरा मीडिया ये बात कह रहा था, तमाम सियासी पार्टियां ये बात कह रही थी कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि जो प्रशासनिक स्तर पर जो लापरवाही है, पुलिस के स्तर पर जो लापरवाही है, वो किस कदर थी, कौन वो लापरवाह लोग थे, उनके बारे में क्या क्या टिप्पणियां की गई थी। इस रिपोर्ट के एक एक पन्ने में इन तमाम बातों का जिक्र है, और जैसे जैसे ये पन्ने हम पलट रहे हैं तो वैसे वैसे एक एक कर ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिन्हें पढ़कर सचमुच लगता है कि पूरा जो पुलिस का तंत्र था वो नाकाम था, पूरा प्रशासनिक ढांचा बिगड़ा हुआ था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ तबादलों से बात बन जाएगी? इस रिपोर्ट को, जितना इस रिपोर्ट को भी मैं पढ़ पाया हूं, बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, हम पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ पाया हूं। अगर व्यक्तिगत तौर पर हम बात करें, हाँ, हमारे जो तमाम प्रोड्यूसर्स हैं वो लगातार इस रिपोर्ट के अलग अलग हिस्सों को पढ़ के पूरी रिपोर्ट उन लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इन अधिकारियों ने लापरवाही बरती तो आपने इन अधिकारियों को इस कुर्सी से हटाकर उस कुर्सी पर बैठा दिया। इस बात की क्या गारंटी है कि अब वो अधिकारी अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे, पूरी तल्लीनता के साथ कर रहे होंगे? क्या वो लापरवाही उस दूसरी जगह नहीं करेंगे? क्या वो दूसरी जगह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? ढुल साहब, क्या कहना है आपका? सिर्फ तबादलों से बात बन जाएगी? सस्पेंशन के नाम पर एक अधिकारी को सस्पेंड हुआ, लेकिन देखिए रोहित, बहाली वहां भी हो गई। निश्चित रूप से इससे बात नहीं बनेगी, लेकिन इसको आप इस रिपोर्ट को अगर पूरी तरह से पढ़ें, अभी मैं भी इसके पढ़ने में हूं, अभी तो मैं भी पूरा पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन जितना मैं पढ़ पा रहा हूं, यदि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें तो आपको पता लगेगा न केवल अधिकारी बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश काम कर रही थी। आज तक हमें ये लग रहा था, हो सकता है कि कोई साजिश ना हो, जिलावार जो है इस प्रकार का आंदोलन भड़का या फिर दंगे बाद में भड़काए गए, पर यदि हम सिस्टमेटिक ढंग से इसको पढ़ें तो आपको इसमें साजिश दिखती है। मैं उन पॉइंट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा, यदि आप मुझे परमिट करें तो। बिल्कुल बिल्कुल ढुल साहब। पहला पॉइंट आप देखें कि रिपोर्ट के पैरा नंबर 4 के अंदर, जी, रिपोर्ट के पैरा जो चैप्टर 4 है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अब तक सरकार ये कह रही थी कि किसी भी नेता का जो है, हमारे नेता का हाथ नहीं था। रिपोर्ट के आप चैप्टर नंबर 4 में जाएं तो वहां पर जाकर के आपको भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी के बहुत सारे बयान मिलेंगे। चलो, बयान तो आज सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सारा हरियाणा जानता है कि उन्होंने बयान दिए, लेकिन महत्वपूर्ण है प्रकाश सिंह कमेटी की फाइंडिंग। अंत में वे फाइंडिंग कहती है कि एक एमपी और एक कम्युनिटी, उस एमपी के कुछ कम्युनिटी के कुछ सदस्यों ने मिलकर के सिस्टमैटिक ढंग से, क्रमिक रूप से जाटों को भड़काने का कार्य किया, और उसके बाद वह कार्य एक बहुत बड़े गुस्से में तब्दील हुआ। जी, अब क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताने का प्रयास की कृपा करेगी कि प्रकाश सिंह कमेटी में, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों की जांच कर रही थी, उस कमेटी के अंदर भी इतनी बड़ी फाइंडिंग आई है कि बैकग्राउंड में जाटों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की अपील,
कथित एक ओबीसी ब्रिगेड जो राजकुमार सैनी जी की तरफ से बनाएगी उसको, और कथित एक मार्च के बारे में कहा गया है कि इन चीजों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा भड़काने में। और हम नेकीराम कॉलेज की बात करें या फिर वकीलों के ऊपर अटैक की बात करें या अशोका चौक के ऊपर जो लड़ाई हुई थी 18 तारीख को, इन सभी चीजों को उन्होंने बताया है। और देखिए अफसरों ने जो है, ऑफिसर जो है, रोहतक के आईजी ने बाकायदा लिखित रूप में यह बात मानी है कि नेकीराम कॉलेज में उस दिन रात को जब पुलिस वाले आए, उसने बहुत बड़े स्तर पर जाटों को, आसपास के जाटों को भड़काने का कार्य किया। अब आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसमें अफवाहों की भी हमको जगह जगह पर अफवाहें भी मिलती हैं, लेकिन अफवाहें हर दंगे में हो सकती है। लेकिन एक ही दिन भिवानी में, उसी दिन रोहतक में, क्या ऐसा संभव है कि अफवाह फैलाई जा सके? एक ही दिन, आप दिन नोट कीजिएगा, जिस दिन रोहतक में अफवाहें फैली उसी दिन भिवानी में अफवाहें फैली। क्यों? क्या ये एक सिस्टमेटिक ढंग से उन अफवाहों को फैलाया जा रहा था क्या? जी, क्या इनकी जांच कौन करेगा इनकी? अब इस रिपोर्ट को हम मानते हैं। आप रिपोर्ट को आप देखिए कि लगभग 30 बच्चों की डेथ हुई है इस उसके अंदर आंदोलन के दौरान, लेकिन पुलिस ने किसी भी जगह पर प्लास्टिक बुलेट का उपयोग नहीं किया। हर जगह पे आपके पास में थे, प्लास्टिक गन्स थी, प्लास्टिक बुलेट्स थी। किसी भी जिले में पुलिस के द्वारा प्लास्टिक बुलेट का उपयोग नहीं किया, डायरेक्ट आपने बुलेट का उपयोग किया और मार दिया लोगों को। क्या यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? इन गंभीर स्थितियों को जो है, इनके ऊपर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये लापरवाही नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है कि किसने इनको मना किया था कि आप बिल्कुल भी किसी भी उसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्लास्टिक बुलेट्स का उपयोग नहीं करोगे उपद्रवियों को भगाने के लिए। ठीक बात। आपके पास में अवेलेबिलिटी, आपने क्यों नहीं उनको चलाया? यदि आप उनको चलाते तो लोग वहां से भाग जाते या थोड़े। जी, दुल साहब, माफी के साथ आपको रोकूंगा। हमारे साथ जवाहर यादव साहब भी जुड़ चुके हैं। जवाहर यादव जी, रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, हमने कहा कि सब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम सरकार ने किया, लेकिन अब जिस तरह से जो सवाल आ रहे हैं सामने इस रिपोर्ट में की गहराई में जैसे जैसे जा रहे हैं, कई बातें सामने आ रही हैं, तो बड़ा सवाल ये कि उन तमाम जो अधिकारी थे, जो जिनकी लापरवाही का जिक्र हुआ है, क्या उनका सिर्फ तबादले भर से ही बात बन जाएगी? जी, लगता है जवाहर यादव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक एक करके हम तमाम चीजें इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर यानी प्रशासनिक स्तर पर फेलियर सामने आए, पुलिस के स्तर पर फेलियर सामने आए, तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल यह एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बड़ी बहस जारी है इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम मेहमान बड़ी बहस में हमारे साथ मौजूद हैं। जवाहर यादव जी भी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, तकनीकी खराबी की वजह से अभी तक नहीं जुड़ पाए थे। जवाहर जी, आपका स्वागत है। यहां पर कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया लेते हैं। तरुण भंडारी साहब, क्या कहना है इस रिपोर्ट पर? रिपोर्ट सार्वजनिक की, सरकार ने कहा था, सरकार पर जो जिस तरह से सब लोग मांग कर रहे थे कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो, सरकार ने कर दी, अब आपका क्या कहना है? रोहित जी, सरकार ने जो आज ये प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, तो इसमें सिर्फ अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है और सरकार इस जो जाट आरक्षण था इसमें बिल्कुल ही नाकाम रही। इनके मंत्री और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होने के बावजूद भी, तो गृह मंत्री सबसे बड़ा दोषी होता है, तो इसमें ना तो किसी जो राजकुमार सैनी जी हैं उनका नाम भी इसमें प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट में आया, तो इन्होंने राजकुमार सैनी जी के जो इनके मेंबर पार्लियामेंट है कुरुक्षेत्र से, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। इन्होंने पिक और चूज करने की राजनीति करी है और जनता को भ्रम की स्थिति में ये ले जाना चाहते हैं इन लोगों को। ये जो प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट है, इसको
बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, क्योंकि इतना जान माल का नुकसान हुआ है। 31,000 करोड़ रुपए का नुकसान इसमें दिखाया गया है, और ये विधानसभा में 850 करोड़ रुपए के नुकसान की बात करते हैं। तो इनकी आपस की बातों में इतना फर्क है कि ये रिपोर्ट कोई भी मायने नहीं रखती, और ये सिर्फ अधिकारियों को बलि का बकरा बना के अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। और सरकार को चाहिए कि इनके मेंबर पार्लियामेंट जो करनाल से हैं, उन्होंने भी इनके मंत्रियों के ऊपर दोषारोपण करा। ये अपने मंत्रियों, अपने मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर एक्शन करके दिखाएं, ताकि जनता के ऊपर इनका विश्वास बरकरार रहे, जो कि विश्वास भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है जवाहर यादव साहब, रिपोर्ट आपने सार्वजनिक कर दी, बहुत अच्छी बात। हम भी कह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम लोग भी लगातार ये मांग कर रहे थे, मीडिया कह रहा था, तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, कई बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में, अभी ढोल साहब भी बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ इशारा किया कि इस रिपोर्ट में किस तरह के फेलियर की बात कही गई है, कहाँ क्या कुछ हुआ, पुलिस किस स्तर पर फेल रही। इसके अलावा भी जो पुलिस अधिकारियों पर, आला पुलिस अधिकारियों पर बड़ी तल्ख टिप्पणियां की गई हैं। यादव साहब, हमारा सवाल यह है कि तबादले तो हो गए, लेकिन क्या सिर्फ तबादले ही काफ़ी है? अगर इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, कड़ी कार्रवाई की भी ज़रूरत है। क्या इतनी बड़ी लापरवाही की सज़ा सिर्फ तबादला ही है? ये सवाल भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा उठा रहा है, क्या कहेंगे आप? रोहित जी, तकनीकी खामी के चलते मेरे और आपके बीच जो संवाद हो रहा है और अपने मित्रों के बीच, वो संवाद काफ़ी देर से हो रहा है। मैं किसी अपने मित्र को सुन भी नहीं पाया, परंतु अभी अपने कांग्रेसी मित्र को सुना, और अंतिम 1-2 लाइनें मैंने ढुल साहब की भी सुनी थी। मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर देता हूं, परंतु इन पर भी इन्होंने भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, इनका भी उत्तर देना चाहूंगा, कुछ तथ्यों के साथ देना चाहूंगा। जहां तक आपका प्रश्न है, उसमें तबादले एक प्रक्रिया होती है, मैं ये नहीं कह रहा, परंतु इस पर और अगर लगेगा सरकार को कि जिसने भी कुछ गलत किया है और उसके आधार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो निश्चित रूप से होगी। मैं ये नहीं कहता कि जो अभी कार्रवाई का क्रम होगा ये रुक गया होगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं, वो अभी क्रम जारी होगा। उसमें जिसके ऊपर अभी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, इसके आधार पर जो जो कार्रवाई हो सकती है इस रिपोर्ट के आधार पर, या जो हमें अन्य सूत्रों से जो तथ्य मिले उसके आधार पर जो भी कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई संशय रहने की बात नहीं है। अब मैं आपको रोहित जी दूसरी चीज दिखाता हूं। अभी मेरे ढुल साहब मेरे मित्र हैं, बहुत बोल रहे थे कि इसके बारे में प्रतिक्रिया कर रहे थे। आज तक रोहित जी केवल अधिकारियों को बचाने के लिए कमेटियां बनती थी। जब महम कांड हुआ तो किसी को कैसे बचाया जाए इसके लिए कमेटी बनी थी। उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये अधिकारी अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु किसको कैसे बचाया गया था उस कमेटी का उद्देश्य केवल एक था कि एक एसपी को उसमें बचाना था। और उसके बाद जब भजनलाल जी ने कमेटी बनाई तो सेकिया कमेटी ने उसको दोषी भी करार किया था, ये रहा। और उसके अलावा गांधी जी, जो मेरे कांग्रेसी मित्र है, वो हम पर टिप्पणी कर रहे थे, कह रहे थे गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कहता हूं आपके इसका हम क्या माने, आपकी करनी कथनी कितनी अंतर है। 5000 लोगों की हत्या आपके नेतृत्व में हो जाती है और देश का प्रधानमंत्री आज तक के भारत के लोकतंत्र का सबसे अपमानजनक बयान देता है कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 5000 लोगों की जान के उपलक्ष्य में किसी एक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की जाती, किसी पीड़ित को मुआवजा नहीं जाता, वो भी माननीय मोदी जी ने दिया है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप हम पे परसेंट चिन्ह खड़ी करो। परंतु मैं एक और चीज दिखाता हूं, जब प्रकाश कमेटी का विषय आया तो सभी मित्रों ने कहा, विपक्षियों ने, कि इसको कूड़े में फेंक देना चाहिए। जब प्रकाश साहब ने कमेटी की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को दे दी तो कहता है इसको सार्वजनिक करना चाहिए, सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही। आज सार्वजनिक कर दी तो फिर कहा जा रहा है कि इसको कूड़े में, टोकरी में फेंक देना चाहिए। आपका स्टैंड ही नहीं है। आप बेपैंदी के लोटे वाला व्यवहार आपका एक राजनीतिक दल का ऐसा व्यवहार हो सकता है कि जो कदम कदम पे बदलता हो। जहां तक इस दंगों की बात है, निश्चित रूप से दोषी बचेगा नहीं, कोई जो साधारण इनोसेंट व्यक्ति है वो इसमें फंसेगा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। ये सरकार उस पर काम कर रही है। जी बिल्कुल। ढुल साहब और तरुण जी दोनों ने उंगली उठाई। ढुल साहब पहले, उसके बाद आपके पास आता हूं भंडारी साहब। ढुल साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे थे जवाहर जी से? हाँ जी, मैं रोहित ये बताना
जी, मैं कह रहा था कि जवाहर जी मेरे मित्र हैं, इनको लगता है, मुझे लगता है कि मैम फोबिया हो गया है। इनको ये बात समझ में नहीं आता कि आप देखें कि उस समय की सरकार ने सिटिंग जज से इंक्वायरी बिठाई थी, करवाई थी। जस्टिस एस एस ग्रेवाल थे। इनको शायद मैं बता दूं, शायद इनको इतिहास के बारे में जानकारी ना हो। इन्होंने एक बार पहले ट्वीट भी किया था सीबीआई इंक्वायरी के बारे में, इनको शायद ना पता हो तो मैं बता दूं, सीबीआई ने कहा था कि कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया कि वो उस समय के मुख्यमंत्री के ऊपर इशारा कर सके। सहकारी आयोग की रिपोर्ट की ये बात करते हैं, सहकारी आयोग की रिपोर्ट ने कभी भी डायरेक्टली इंडक्ट नहीं किया था। यदि किया होता तो उस समय पर कोई आवश्यकता नहीं थी। आप चाहे आज निकालिए और कार्रवाई कीजिए, हम आपको ओपन चैलेंज देते हैं। यदि हमारा कोई इंसान, किसी ने कभी भी किसी का कोई हत्या की है, जीव हत्या की है, आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन यहाँ आपकी रिपोर्ट तो आपके खिलाफ बोल रही है। जवाहर जी, आज प्रेजेंट में रहिए ना, आप वर्तमान में बताइए क्या माननीय राजकुमार सैनी जी के बात से सहमत हूं। हम आज की बात करें। फाइंडिंग आपके प्रवक्ता बार बार इस प्रकार की बात करते हैं कि हमारे किसी भी नेता के खिलाफ यदि कोई भी चीज आई, हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप बताएं कब कार्रवाई करेंगे। आप आश्वासन दीजिए वर्तमान के ऊपर। जी, यदि आप पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप उन रिपोर्ट्स को भी पब्लिक कीजिए। आप चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट पे डालिए, कल हम उसके ऊपर डिबेट कर लेंगे। लेकिन आप बरगलाने का कार्य मत कीजिए। आज आरक्षण के ऊपर हुए दंगे की बात चल रही है, आप यहां से 25 साल 30 साल पहले पहुंच गए, वो भी उन रिपोर्ट्स के ऊपर जिसमें कभी भी डायरेक्टली कभी इंडक्टमेंट थी ही नहीं। आप इस फोबिया से बाहर निकलिए जवाहर जी। आप मैं बता रहा हूं, आप वर्तमान की बात कीजिए। जी जवाहर यादव साहब, अब इसका उत्तर मैं दे देता हूं। हाँ, एक तो ढुल साहब, हम राजनीतिक पार्टी है, मैं आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। महम की गलियों में जाकर इसका उत्तर ले लीजिएगा, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करते हैं। और दूसरा, हमने तो अपने सांसद को नोटिस भी जारी कर दिया है। आप अपने सांसद को कब नोटिस जारी करने वाले हैं, ये वर्तमान का उत्तर आप दे दीजिएगा। आप कीजिए ना, आप कह रहे हैं हम दोषी, आप कीजिए। आपकी सरकार, आप हमको अंदर डालिए, काहे हमको बाहर बिठा रखा है। अरे अंदर डालिए, आप हम दोषी हैं तो इस रिपोर्ट के आने से पहले बात पहले मत कीजिए। आप रिपोर्ट के आने से पहले बिल्कुल जवाहर जी, ढुल साहब, मुझे लगता है हम चर्चा को आज के विषय पर रखें, हम पीछे नहीं जाए। यादव साहब, जवाहर साहब, हम तो चर्चा से मत भड़काइए। आप आज पिछली बात नहीं करें, हम वर्तमान की बात करें। वो इसलिए यादव साहब, हम तारीफ कर रहे हैं साहब आपकी कि बहुत अच्छी बात है। रिपोर्ट आपने सार्वजनिक की, आज का विषय है। रिपोर्ट आपने सार्वजनिक की, बहुत अच्छी बात, हम तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन अब हमारा सवाल यह है, क्योंकि सरकार आपकी है, कि साहब अब कार्रवाई तो हो इन पर, सिर्फ तबादलों से बात नहीं बनेगी। क्योंकि अगर ये अधिकारी लापरवाह है तो इस बात की क्या गारंटी कि दूसरे पद पर बैठेंगे वहां बहुत अच्छा काम करेंगे या कर रहे होंगे। रोहित जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने अपने राजनीतिक मित्रों का उत्तर बाद में दिया था, पहले आपका उत्तर दिया था। जी, ये कमेटी की रिपोर्ट है, इसके अलावा हमें अन्य इनपुट मिले थे और इसमें आयोग भी अपना काम कर रहा है। जैसे ही सब चीजों का तथ्य आएगा, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं, ये मैं आपको कह रहा हूं। और ये देखिए, और इस पर आप इस तरह से विश्वास कर सकते हैं कि दंगों के समय निश्चित रूप से जो अभी तक सरकार को निर्देश मिले उनको मुआवजा मिला, जिनके मकान घर जला दिए गए थे उनको मुआवजा मिला। प्रकाश कमेटी ने निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट जारी की, सरकार ने निश्चित समय में उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डाल दिया। इसी तरह मैं फिर आपको कह रहा हूं, जो गुनाहगार है उसको सजा मिलेगी, आप निश्चित रहिए, क्योंकि हम ऐसा करके दिखा रहे हैं। हमारा इतिहास जो पिछले कुछ समय से आपने देखा है, वो ये दिखाता है कि ये सरकार औरों से अलग रूप में है। आज तक की रिपोर्टों का क्या हश्र हुआ है। 2011 में हुड्डा साहब के समय जो जाट आरक्षण हुआ था, जब रेलवे की पटरी उखाड़ दी गई थी, जब मैयड में भी लोगों की मृत्यु हुई थी, कौन सी इस पे कमेटी बनी, मेरे मित्र बता देंगे, कांग्रेसी मित्र। उस कमेटी के आधार पर किसी भी का क्या हुआ, उल्टा हुआ। हिसार के एसपी पे उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसका पैर काट दिया गया। अगर वो गोली नहीं चलाते तो उनका गार्ड वो बचते नहीं, उल्टा एसपी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दिया गया।
इन सरकार को हमें उत्तर देना है। ये बताए 2013 में दंगे हुए, उनका क्या किया था। तरुण जी से मेरा एक निवेदन है। बताइए तरुण जी। ऐसा है, मैं जवाहर यादव जी की पहली बात का उत्तर देना चाहता हूं। ये बात कर रहे हैं इतिहास की, और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि जहां भी इनकी सरकार बनी है वहां इन्होंने आज तक दंगे करवाए हैं। और हरियाणा जो कि आपसी भाईचारे और सौहार्द के लिए जाना जाता था, वहां इनकी पहली बार सरकार बनी। वहां भी इन्होंने जाट और नॉन जाट को बांट के अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम किया। और मैं जवाहर यादव जी को बताता हूं, ये कथनी और करनी की बात कर रहे हैं। जब दंगे हुए थे उससे 5 दिन बाद मैंने इनको एक डिबेट पे देखा था, इन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर सभी। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए जवाहर यादव जी। जब आप बोले थे मैंने बिल्कुल नहीं बोला था, बीच में टोकिए नहीं। आपका मैंने ईटीवी और एक चैनल पे मैंने देखा था डिबेट, वहां आपने कहा था 10 दिन के अंदर अंदर सभी को मुआवजा मिल जाएगा। और अब 31,000 करोड़ रुपए यहाँ पे आपका नुकसान आपकी रिपोर्ट दिखा रही है, जिसके ऊपर आप शाबाशी लेना चाहते हो। और आपके मुख्यमंत्री विधानसभा में 850 करोड़ रुपए दिखाते हैं, और वो 850 करोड़ रुपए अभी आज पूरा उन लोगों को नहीं मिल पाया। छोटे छोटे ढाबे वाले, छोटे छोटे दुकानदार हैं। आप ये बताइए आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है? जी उत्तर ले लीजिए रोहित जी। मेरे प्रश्न का उत्तर इन्होंने नहीं दिया, पर मैं इनके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। इन्होंने 2013 का नहीं किया, मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। मैं तरुण जी को निवेदन है मेरा, कल मेरे साथ रोहतक चले, और कलानौर चले, जहां हुआ था, जिनका भी मुआवजा 1 करोड़ से नीचे का था। पहले आप ये बता दीजिए नुकसान 31,000 करोड़ का है कि 850 करोड़ का? आज इस चैनल के माध्यम से पहले ये बताइए जवाहर यादव जी, ये लोगों को क्लियर करें, जो जनता ये जानना चाहती है। ठीक है, एक एक करके बोले। 850 करोड़ का नुकसान हुआ है। उत्तर लेने में भी दिक्कत है आपको, उत्तर लेने में भी दिक्कत है। जी जवाहर जी बताएं। अरे मेरे मित्र उत्तर ले लीजिए। आप 2013 का नहीं दे सकते, मैं उत्तर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपके उत्तर सारे मैं रोहित जी ये कहना चाह रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए तक का जिनका मुआवजा था सबको दे दिया। 1 करोड़ से ऊपर में जिसमें इंश्योरेंस कंपनियां भी है और सरकार भी है। इंश्योरेंस कंपनी, और उनको हमने अंतरिम मुआवजा भी दिया जो 1 करोड़ से ऊपर के हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो मुआवजा दे देगी, उसके बाद जो बचेगा सरकार देगी। परंतु इनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। जाकर रोहतक में, कलानौर में, मैम में जाकर जमीनी हकीकत पहचान लीजिए। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। 2013 आप नहीं दे पाए, ये ठीक है जवाहर जी, रोक रहा हूं। एक बार ढुल साहब की प्रतिक्रिया ले लें, उसके बाद प्रदीप मलिक साहब से भी एक सवाल लेना है। जी ढुल साहब। आप जी रोहित जी, अभी मैं यादव साहब से, मेरे मित्र से मैं इतना पूछना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हमने मुआवजा बांट दिया है। अब ये पहले तो ये बताएं कि क्या हरियाणा के नागरिकों की सुरक्षा हरियाणा की सरकार का दायित्व है? यदि है तो यदि उनकी सुरक्षा में कोई कमी रहती है और 30 लोग मारे जाते हैं, उनमें से सिर्फ 9 को मुआवजा दिया जाता है। आप इस बात को समझिए कि इस रिपोर्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा ये जातिगत दंगे थे, कास्ट बेस्ड रायट्स। कास्ट बेस्ड राइट्स के अंदर आपने केवल मात्र जो है 9 लोगों को मुआवजा दिया, बाकी 20 लोग जो है, 21 लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि जैसे वे हरियाणा को कोई हिस्सा नहीं है। मानता हूं मैं सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों से उनकी हत्या हुई, लेकिन आप इस बात को मानिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों आई? आपके निकम्मेपन के कारण, आपकी सरकार की कमी के कारण वो हरियाणा में आई। उन्होंने गोलियां चलाई, क्या उनकी सुरक्षा का दायित्व आपका नहीं था? आप ये बताएं कि क्या आपने मिलिट्री मैनुअल को फॉलो किया था? मैं आपको यहाँ पे डिबेट में बता सकता हूँ कि एक भी जगह पर किसी भी फौजी ने कहीं भी प्लास्टिक की गोलियां नहीं चलाई। आप मैनुअल खोल करके देख लीजिए, उनके पास में कोई भी अधिकार नहीं है सीधी फायरिंग करने का। यदि वे अपने अधिकारों का हनन करते हैं और हनन के बाद में 21 लोगों की हत्या हो जाती है फौज के द्वारा, पैरामिलिट्री के द्वारा, क्या आप उनको क्यों नहीं देंगे आप मुआवजा? बताएं आप मुझे, क्यों नहीं देंगे आप मुआवजा? आप मुझे ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताएं कि क्यों आपने इसको कैटेगराइज किया है, क्यों कैटेगराइज किया आपने इसको? हाँ, रोहित जी, क्या आपके दायित्व तो नहीं था हरियाणा के नागरिकों की सुरक्षा? रोहित जी,
आप बोल लीजिए, जब आपकी बात खत्म हो जाए मैं उत्तर दे दूंगा। बोलिए बोलिए जवाहर जी। अब इनकी बात खत्म हो गई जी। अब देखिए मेरे मित्र, फिर आप कहते हो कि इतिहास में ना जाए। हाँ, मेरे मित्र कहते हैं मुझे इतिहास में ना जाए, और फिर ये अगर हमें पाठ पढ़ाएंगे तो मैं फिर कहूंगा मेरे मित्र, अगर आप लोग चिल्ला चिल्लाकर कहते थे और आपका शीर्ष नेतृत्व कहता था हमारी सरकार आएगी, बिजली के बिल माफ कर देंगे और किसान अपना हक मांगने निकले, आपने गोली चला दी। अब इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहेंगे पुरानी चीजों पे क्यों जा रहे हैं। अब मैं वर्तमान में आता हूँ। रोहित जी बताओ, जाट आरक्षण के दंगों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, प्रकाश सिंह कमेटी की, पीछे कंडेला कांड में चले गए। मैं कह रहा हूँ इनको इनेलो से फोबिया है, इनको फोबिया से बाहर निकालिए रोहित जी, घर जला रहा है, इनको इस फोबिया से बाहर निकालिए, बहुत आवश्यक है, नहीं तो डिबेट नहीं हो पाएगी। अब मैं बोल लेता हूँ जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप देखें कि वो जो समय पर था एडमिनिस्ट्रेशन इतना मजबूत था कि एक जिले के बाहर कुछ भी नहीं हो पाया था, यहाँ पर आपने पूरा हरियाणा चला करके रख दिया। मेरे मित्र मेरा उत्तर ले लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज मेरे नहीं मित्र थी मेरा उत्तर ले लीजिए, और आप यहाँ पर पीछे जा रहे हैं। मेरे मित्र मेरा उत्तर ले लीजिए, मेरे मित्र मेरा उत्तर ले लीजिए। उत्तर वर्तमान में चाहिए ना। अच्छा, जवाहर जी, आप जवाब क्यों दीजिए, फोबिया से जवाहर जी बाहर हो रहे बोलिए। हैं? बताइए मुझे, जवाब सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपसे आप उसका उत्तर दें। कि अरे चलिए मैं इनको कमिटमेंट, देखिए चलिए इस राजनीतिक बहस को मैं आईएनएलडी के अनुकूल कर देता हूं, और मैं आपके पापों को नहीं गिनाता, ना मैं मैम का जिक्र करूंगा, ना मैं कंडेले का करूंगा, प्रॉमिस करता हूं आज की डिबेट में बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं वर्तमान में आता हूं। ये कहते हैं कि 30 के आप तो कीजिए 30 लोग जिक्र, को मुआवजा मैं क्यों नहीं कह रहा, मिला? लेकिन आप वर्तमान में हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। आप कीजिए जिक्र, हम नहीं मना कर रहे, आप कीजिए जिक्र, लेकिन हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। अरे मैं बोलता हूँ, प्रश्न मेरे के मित्र, कारण आप प्रश्न ना अरे उठाएं। मेरे मित्र, विपक्ष मैं आपसे बोल देता प्रश्न हूं। पूछ रहा है, उत्तर दें आप अब तो पहले। मैं कंडेला का जिक्र नहीं कर रहा ना, अब तो मैं महम का भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अरे सर मैं महम का भी जिक्र नहीं कर रहा, तो मैं कंडेला आप गोगरा का कीजिए, स्टेट का मुजफ्फरनगर का कीजिए, बंगाल का कीजिए, हर स्टेट में आपके दंगे हैं, हर अरे सर स्टेट मैं में बात आप दादरी का भी कीजिए जवाहर जी, आपको रोक कर दिया। कर रहा ना, मैं कंडेला का कर रहा हूं। रविंद्र ढोल साहब, आप दोनों को रोकूंगा, प्रदीप मलिक साहब के पास चलूंगा। यादव साहब, आप जिक्र ना कर करके भी जिक्र कर रहे हैं, आपको मैं रोक रहा हूं। जवाहर यादव साहब, यहाँ पर प्रदीप मलिक साहब हमारे साथ। प्रदीप मलिक साहब, एक प्रतिक्रिया आपकी तरफ से भी। सर मैं तो बोल रहा था, वो बीच, सर मैं बोलता हूँ वो बीच में आ जाते हैं। मेरे बिल्कुल अभी आते हैं आपके पास जवाहर जी। एक मलिक साहब की एक प्रतिक्रिया, बड़ी देर से इनके पास नहीं गए थे। जी मलिक साहब। रोहित जी, जो पुलिस की जर्जर व्यवस्था है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और दूसरी बात है कि जो इस रिपोर्ट में आई हुई है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक तालमेल नहीं था। और तीसरी बात है कि आपने आईएएस पर, जो डिप्टी कमिश्नर, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने सिर्फ एचसीएस पे कार्रवाई क्यों की? और एक जो सबसे बड़ी बात ये आई है कि उस समय जब आपने आर्मी भेज दी, आर्मी भेजने के बाद जो फ्लैग मार्च होना चाहिए था उसमें देरी क्यों हुई? और दूसरी बात मैं जवाहर यादव जी को सब बता देता हूँ एक बिल्कुल स्पष्ट, आपने हरियाणा में आपने जाटों का नेचर समझना पड़ेगा, जाटों की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आप रोहतक के जाट की साइकोलॉजी देखिए, हिसार की देखिए, उनकी एक साइकोलॉजी का एक स्टडी करिए, वर्कशॉप करिए कि कैसे इनसे निपटना होता है। आपके ऑफिसर वहां पर बैठे रहते हैं, उन्होंने जब आपको ये पता था कि 3 दिन तक चलता रहा, आपके कहीं से जब वहां से लोग आ रहे थे, किसी ने रोका क्या? आपके पास क्या पुलिस फोर्स कम थी क्या? कहने का मतलब ये कि आप उनकी मेंटेलिटी की उसका स्टडी करें कि कैसे इन लोगों से निपटना है, कैसे समझाना है, वो करना पड़ेगा। और यदि आपके उस दिन 20 तारीख को चंडीगढ़ से ऑफिसर नहीं जाते तो ये तो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। 19, 20, 21 और 3 दिन तो ये ऐसे थे जो लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं स्टेट में। और जब ये रिपोर्ट आ गई है, इसको पूरी तरीके से पढ़ के इस पे सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। प्रकाश सिंह कमेटी ने हर चीज पे खुल के लिखा है, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे लिखा है, हर बात उन्होंने स्पष्ट बताई कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कमियां थी। आपके झज्जर की डीसी के बारे में भी लिखा हुआ है, एसपी झज्जर का जो एसपी था उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि वो फील्ड में घूमता रहा, ना उधर जाने दिया ना इधर आने दिया। कहने का मतलब ये कि आज ये समय है, आप आगे भविष्य में कभी हरियाणा में कोई आंदोलन ना हो, इस तरह से लोगों की जान ना जाए और नुकसान ना हो संपत्ति का, तो ये स्टडी करके अच्छे से इस पर ध्यान कीजिए। आपने होम सेक्रेटरी को तो सजा दे दी, जो उस समय जो आपका दायित्व था, आपका प्रदेश का गृह सचिव मीडिया से बात कर रहा है, सारी चीजें समझा रहा है, बेचारा लंच पे भी नहीं जाता, घर में ऑफिस में बैठा हुआ। जो काम पॉलिटिकल लोगों ने उस समय
बात करनी चाहिए थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसको वो सजा दे दी कि आप जाइए वहां से। जो उसका सबसे आज जो आईएएस में सबसे ज्यादा चिंता और जो डर है वो इस बात से कि गृह सचिव पीके दास को क्यों बदला गया, जबकि उसका तो कोई दोष ही नहीं था, वो तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग ले रहा था। और ये जो रिपोर्ट आई है, इसके अलावा जो 37 पेज भी सार्वजनिक करवाई है, ताकि उसमें सारी बातें लिखी हुई है। जब आपको पहले से सूचना थी तो आपने आंदोलन को कंट्रोल क्यों नहीं किया? आपके पास फोर्सेस की कमी नहीं थी, लेकिन आपके पास कोई ऑपरेशन को लीड करने वाला नहीं था। आपके जो आपने सीएम मनोहर लाल जी ने ऑर्डर किया था कि सारे सांसद और विधायक फील्ड में जाइए, वो क्यों नहीं गए? वो चंडीगढ़ ही क्यों रहे? पहले सबसे बड़ी बात है कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, इन लोगों को एक आपने समझना पड़ेगा, उसी की भाषा में उनसे अपने एक उनको तरीके से आप बात करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आगे कभी आप 5 जून को उन्होंने बोला हुआ है तो उससे पहले उनसे एक बार बात कर ले, उनसे फील्ड में जाके अपने पॉलिटिकल लीडर को भेजे कि आप जाएं और ये समय समय पर जो गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे आप पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा करें गांव के लोगों से। ठीक है, आपको ये दिक्कत चर्चा के आखिरी दौर में वक्त कम है। जो कमेटी की रिपोर्ट है मलिक साहब, आपको रोकूंगा रहेगी जब तक आप इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे। अब इस रिपोर्ट के एक पॉलिटिकल पहलू पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि जो आयोग गठित किया गया था, रिपोर्ट गठित की कमेटी गठित थी, ये प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज को लेकर, लेकिन इस रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजकुमार सैनी साहब का जिक्र है। मीडिया में छपी रिपोर्ट के हवाले से किया गया ये जिक्र। राजकुमार सैनी ने 2 मई 3 मई 2015 को जाटों के खिलाफ बयान दिया, 25 नवंबर 2015 को जाटों के खिलाफ अपशब्द कहे। रोशन लाल आर्य ने कैथल में 1 मार्च 2016 को लोगों को शपथ दिलाई। रिपोर्ट में इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला का भी जिक्र, दुष्यंत चौटाला के एक भाषण के अंश का जिक्र, और इस बीच प्रतिक्रिया भी आई। प्रकाश सिंह की रिपोर्ट पर दुष्यंत चौटाला का बयान भी आया है, उस बयान का भी हम जिक्र कर लेते हैं। यहां पर उनका कहना है कि आधी अधूरी रिपोर्ट से प्रदेश का हो सकता है माहौल खराब, अगर मेरे खिलाफ आरोप साबित हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा। दुष्यंत चौटाला ने यह कहा, कोई वीडियो या ऑडियो फाइल मिले तो दिखाई जाए। दुष्यंत चौटाला ने यह बात कही। लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा, यह बात भी दुष्यंत चौटाला ने कही है। और साथ ही कहा कि केंद्र सरकार से दखल अंदाजी की मांग करूंगा। रिपोर्ट में खुद का नाम आने पर दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया दी, और अगर सरकार प्रूव कर दे तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दूंगा। इस रिपोर्ट में प्लांटेड आर्टिकल है, मैं आयोग पर, कमेटी पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। सरकार सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, बीजेपी के उन नेताओं पर कार्रवाई हो जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में। बहस का आखिरी सवाल सबसे पहले जवाहर यादव साहब, इसी ये जो बयान मैंने पूरा पढ़ा इसी को लेकर, ठीक है, दुष्यंत चौटाला साहब का बयान आया, आपने पूरा बयान बताया, उनका कहना राजनीति छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन वो ढोल साहब से बात करेंगे उस बारे में, लेकिन राजकुमार सैनी साहब का क्या करेंगे, उनका जिक्र, और मैंने खुद रिपोर्ट में देखा, मेरे पास उस रिपोर्ट की प्रति भी है, लेकिन वो पन्ने मौजूद नहीं है, मैंने खुद देखा है, क्योंकि उस रिपोर्ट में हिंदी में वो चिपके हुए तमाम भाषण जो राजकुमार सैनी साहब ने दिए, एक तारीख दर तारीख खूब सारे राजकुमार सैनी साहब के भाषण वहां पर लगे हुए थे उस रिपोर्ट में। तो सवाल ये उठता है कि प्रकाश सिंह, भले ही कमेटी का गठन किया गया, जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके कामकाज किस तरह से किया, किसने क्या लापरवाही बरती, लेकिन उस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सैनी साहब के भाषण से माहौल खराब हुआ, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। एक उनको नोटिस दिया था जिसका जवाब आज तक पता नहीं लगा, ना सैनी साहब बता पाए कि उन्होंने जवाब दिया या नहीं, ना बराला साहब कभी बता पाए कि उनको जवाब मिला या नहीं, वो लेटर हेड पर ही बात उलझी रह गई। जवाहर जी, आखिरी सवाल। रोहित जी, दुष्यंत चौटाला, हाँ रोहित जी, आपने दुष्यंत चौटाला जी का पूरा व्यक्तित्व पढ़ के सुनाया। वो ये कहते हैं कि रिपोर्ट आधी अधूरी है, उसके कारण मुझे तो बरी हूं, मैंने तो कुछ किया नहीं है, परंतु इस रिपोर्ट के आधार पर राजकुमार सैनी जी के ऊपर एक्शन जरूर हो जाना चाहिए, पर मुझ पे नहीं होना चाहिए। मेरे पार्टी अध्यक्ष को मुझे नोटिस नहीं देना चाहिए, मेरा सुप्रीमो मुझसे कुछ ना पूछे, और आप सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करो। किस रिपोर्ट के आधार पर? अधूरी रिपोर्ट के आधार पर, जो वो खुद कह रहे हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर दूसरे को तो सजा चाहते हैं और खुद कहते हैं कि मुझे रसगुल्ला खिला दीजिए, मैंने तो बहुत अच्छे काम किए हैं। ऐसा जीवन में नहीं होता, एक मापदंड अपनाने होते हैं। एक ही विषय पर या तो वो कहे हम रिपोर्ट को मानते हैं अक्षर से, या वो कहे इस रिपोर्ट को हम 100% खारिज करते हैं।
जो आपको अच्छी लगे वो आपको ठीक लगे, जो आपके विपरीत हो वो अधूरी अधूरी रिपोर्ट है। तो सांसद की गरिमा के अनुसार मैं ये मानता हूं ये वक्तव्य ठीक नहीं है। परंतु जहां तक प्रदीप जी ने भी कहा, प्रदीप जी इसमें कह रहे थे कि मैं यहाँ किसी को अधिकारी को मैं टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं कि किसने अच्छा काम किया नहीं किया। एक तरफ प्रदीप जी ने कहा कि इसमें गृह सचिव ने अच्छा काम किया है, दूसरा वो ये कह रहे हैं रिपोर्ट कहती है आपके अनुसार, क्योंकि मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, कि गृह सचिव ने ठीक काम नहीं किया है। तो ये सारे द्वंद से बाहर निकलते हुए एक बार पूरी रिपोर्ट का मूल्यांकन हो जाए, मैं फिर आपको कमिटमेंट के साथ कहता हूं कि इसके बाद आयोग की भी रिपोर्ट आएगी, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो आंदोलनकारी व्यक्ति हो। और एक गंभीर विषय एक लास्ट में कहना चाहता हूं जी। अभी मेरे ढुल साहब मित्र कह रहे थे कि 30 के 30 लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि 30 के 30 निर्दोष है, 100% मिलना चाहिए। परंतु आप कैसी परंपरा प्रदेश में डालना चाहते हो कि अगर कोई ऐसे एविडेंस है कि कोई किसी का घर जुला रहा है, कोई किसी का मकान लूट रहा है, कोई किसी की जान लेने की कोशिश कर रहा है, उस अपराधी को मारी जाता है। मैं आंदोलनकारी की बात नहीं कर रहा मेरे मित्र। अगर आप किसी अपराधी को मारते हो फिर ये कहते हो अपराधी को मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है जॉन यादव साहब, माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त बहुत कम, निश्चित रूप से मिलना वक्त बहुत कम, जिसने कानून अपने हाथ में नहीं लिया कहीं उसके साथ जाती नहीं है जी। तो आप लेकिन मैं इतना जरूर इस रिपोर्ट के पन्ने मेरे पास है, आपको जवाब दूंगा। आपकी भी विपक्ष के नाते एक जिम्मेवारी बनती है कि आपके वक्तव्य ऐसे होने चाहिए जो लोगों को शांति और भाईचारे का संदेश दे। ठीक है, चलिए दुष्यंत चौटाला साहब ने हालांकि ये कहा है कि कोई ऐसा भाषण है तो प्रस्तुत करें, लेकिन जो रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, जिन भाषणों का जिक्र है, मैंने कहा राजकुमार सैनी साहब का 2 तारीख का, 3 तारीख का, फिर ओबीसी ब्रिगेड के नेताओं का 23 तारीख के बयान का जिक्र है, फिर राजकुमार सैनी साहब का जिक्र है, फिर 25/11 का जिक्र है, उसके अलावा फिर राजकुमार सैनी साहब का जिक्र 7/1/2016, लगातार उनका जिक्र किया गया उनके भाषण का। और जहां तक दुष्यंत चौटाला साहब की बात करें, उनके एक छोटे से भाषण का अंश है, हालांकि अगर इसको आप पढ़ें तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ कि जिससे लगे कि कोई प्रवोक करें किसी चीज को। हालांकि ये दुष्यंत चौटाला साहब और आपके बीच की बात है, वो इस पे क्या रिएक्ट करें और आप क्या रिएक्ट करें, लेकिन हमारा सवाल यह है कि सैनी साहब के जो भाषणों के अंश इस रिपोर्ट में चिपकाए गए हैं, उन अंशों को देखकर जरूर लगता है कि साहब प्रवोक करने की कोशिश हो। तो सवाल ये कि कार्रवाई अगर हो रही है तो सब तरफ कार्रवाई हो, निर्णय आपको लेना है, सरकार आपकी है, पार्टी के वो सदस्य आपके हैं। आखिरी प्रतिक्रिया तरुण भंडारी साहब, आप उत्तर देने का मौका दें। बिल्कुल आपके पास आते हैं ढुल साहब। तरुण भंडारी साहब, मैं तो जवाहर यादव जी को जी बोलिए। मैं तो जवाहर यादव जी को ये बात कहना चाहता हूं कि आज ये इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। मैं तो इनके ऊपर ये क्वेश्चन लगाता हूं कि ये रिपोर्ट आने ही क्यों दी, इस तरह के दंगे इस प्रदेश में हुए ही क्यों। उसके ऊपर सिर्फ प्रशासनिक अमला ही उसका कसूरवार नहीं है, यह पूरी की पूरी सरकार कसूरवार है। और ये पॉलिटिकल आदमियों के ऊपर, जो आपके मंत्री जो इनमें इन्वॉल्व है, जो आपके सांसदों ने कहा है, जो आपके गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर एक्शन, वो खुद इस्तीफा दे ताकि जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का चेहरा निकल के आए। जो ये कह रहे हैं कि कथनी और करनी में हमारे फर्क नहीं है, तो ये इस तरह का इस प्रदेश में दिखाएं कि हम पॉलिटिकल आदमियों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर ये इनके ऊपर ठीकरा फोड़ के। ठीक है तरुण जी, आपको रोकूंगा, वक्त कम है साहब, बहुत कम वक्त है, बहुत कम वक्त है, माफी के साथ रोकूंगा। ढोल साहब जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। 490 जगह दंगे हुए और वहां केवल दंगे भड़की हिंसा जहां कांग्रेस के विधायक थे। इस प्रकार का कोई बयान उन्होंने दिया है तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि लूटने वालों को यदि कोई गोली मारे, मैं आपको लड़सोली का सिर्फ एक इंसिडेंट बता रहा हूं। छत के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ मुंह करके रिवॉल्वर का अपना राइफल का, और उसको गोली मारी गई। यदि इनके पास में एविडेंस नहीं है तो रविंद्र सिंह ढुल से आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप ये बताएं कि क्या वो छत के ऊपर खड़ा हुआ लड़का किसी को लूटने का प्रयास कर रहा था, नहीं था?
आप इस प्रकार की बातें करने का प्रयास मत करें। लड़सोली में 4 लोगों की डेथ हुई है। लड़सोली आप के अंदर जिम्मेवार कोई भी नागरिक थे, लूटपाट नहीं हुई। आपने प्रकाश आप कमेटी को पूरे तब तक हरियाणा क्यों के नहीं दिए? सामने झूठ बोल आप रहे हैं। टीवी आपने पे अभी भाषण तक दे ये रहे नहीं हैं। बताया कि आप पैरामिलिट्री टीवी पे फोर्सेस भाषण दे रहे हैं, आपने ने प्रकाश अपनी कमेटी को तथ्य सीमाओं क्यों का नहीं दिए? उल्लंघन किया, उनके ऊपर आपने कब कार्रवाई प्रकाश करेंगे कमेटी आप? को तथ्य क्यों नहीं दिए? आप एक इसका जाति मतलब विशेष आप को जिम्मेवार पूरी तरह नागरिक से आप नहीं है। लुटेरा बताने पे इसका लगे हुए हैं मतलब जवाहर आप जी। जिम्मेवार नागरिक नहीं है। आप बता दें, रिकॉर्ड पे बता दें क्या लड़सोली में कोई लूट हुई है। आपने यदि नहीं प्रकाश हुई है तो आप कमेटी को बताइए वहां पे तथ्य 4 क्यों लोगों को दिए? क्यों मारा गया? आप जिम्मेवार और नागरिक उसमें है से या एक नहीं छत के है? ऊपर खड़ा था, क्यों आप मारा गया उसको? जिम्मेवार नागरिक है या नहीं है? आप जिम्मेवार नागरिक क्या वो अगर हरियाणा होते, के, क्या वो भारत के तो नागरिक आप नहीं है? प्रकाश क्या आप कमेटी बताइए, को तथ्य क्या आप देते? हमें या आप उन्हें ये जिम्मेवार कहिए कि आप नागरिक होते विदेश में मेरे शिफ्ट भाई, कर तो जाएं। प्रकाश कमेटी को तथ्य देते। जैसे आप कुछ लोगों का कहते अरे हैं कि टीवी पाकिस्तान शिफ्ट कर जाए, हम भी बोलने से यहाँ पे अच्छा, लोग कहीं टीवी जाकर पे कहीं बोलने शिफ्ट हो से जाते हैं। अच्छा आप बताइए प्रकाश कमेटी को जवाहर जी, तथ्य देते। चला ठीक लीजिए है, आप माफी के साथ रोक रहा हूँ, है। वक्त खत्म हो गया। आप जवाहर तो यादव साहब, राजनीतिक व्यक्ति माफी भी के हैं। साथ आपको आपकी रोकूंगा। जिम्मेवारी दुल साहब, बनती है आपको भी नहीं रोकूंगा। प्रदीप मलिक साहब, आपसे माफी, आपका फाइनल कमेंट आज नहीं ले पाया क्योंकि वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपने अपनी बात जरूर कही। आपकी चिंता भी यही है कि इस रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया, और जवाहर यादव साहब, हम भी ये कहेंगे, हम भी अपनी चिंता जाहिर करेंगे। अच्छी बात है आपने रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, साधुवाद। लेकिन बड़ा सवाल ये, हम ये चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में बड़ी सारे सुधारों की बात की गई है और हमारे प्रदेश की पुलिस में, हमारे प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में उन सुधारों की बहुत जरूरत है। हम यही बात कर रहे हैं, गुजारिश आपसे करते हैं कि उन सुधारों को तत्काल किया जाए और अगर कोई अधिकारी लापरवाह है तो सिर्फ और सिर्फ तबादलों से बात नहीं बनेगी साहब, तबादलों से आगे जरूर बढ़ना होगा। और तीसरा बड़ा सवाल ये कि अगर गलती अगर राजनीतिक दृष्टि से आए, हालांकि आज मैंने राजनीतिक पहलू को हमने इसलिए नहीं छुआ, हम प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव उस पर बात कर रहे थे, लेकिन जो जिक्र हुआ जिन तमाम भाषणों का, उन भाषणों पर भी ध्यान दिया जाए, उन सांसदों से भी सवाल जरूर पूछा जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का आज की इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।